हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज जो हमने बात किया था आपसे ज्योग्राफी नेट के लिए, जो आपका 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज रहेंगी और टोटल 10 सेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसी 10 सेट का पहला सेट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं और ये जो पूरा सेट रहेगा आपका, इसमें जो प्रश्नों का स्तर रहेगा ईडी टू मॉडरेट रहेगा और टफेस्ट लेवल के भी कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। यानी कि लगभग मान के चलिए जैसे आपका एनटीए में आता है कि 25 से 30 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आप आसानी से कर लेते हैं बिना कुछ सोचे। उसमें उसके बाद आते हैं हम लोग मॉडरेट लेवल के जो प्रश्न होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें सोचनी पड़ती हैं और उसके ऊपर जो यानी हाई लेवल के लगभग आपके 15 से 20 प्रश्न आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो सभी टाइप्स को यहाँ पे हम लोग शामिल करके देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आपको कैसे ये पूरा यहाँ पे मैं कराऊंगा। तो यदि आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज 8 बजे से ये आपका टेस्ट सीरीज चालू होगा, ठीक। 2 घंटे का टेस्ट होगा, 10 बजे तक ये आपको सबमिट करना होगा व्हाट्सएप ग्रुप में या आपको पर्सनली हमको भेजना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको की भेज दूंगा इसका, वहाँ से आप लोग आंसर अपना मैच करके स्कोर बताएंगे, ठीक। और जो भी प्रश्न पे आप उत्तर पे आपत्तियां रहेंगी आप लोग वहाँ पे आपत्तियां दर्ज कीजिए। उन प्रश्नों का फिर विस्तृत डिटेल का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहला जो प्रश्न है टेस्ट सीरीज 1 का सेट 1 है कि किस विद्वान ने गुंज, मिंडल, रिस और उर्म 4 क्रमिक हिमचादरों का उल्लेख किया तथा किस महाद्वीप के संदर्भ में यह बताया था। अब देखिए इससे कितने प्रश्न आपके हुए। पहले तो ये कि किसने इन चादरों का उल्लेख किया था, जो यानी कि इन ग्लेशियर टाइम पीरियड का उल्लेख किया, और क्या इसका क्रम भी यहाँ से आपका क्रमिक रूप में आपको याद हो जाएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। साथ ही साथ किस प्लेस पे और किसने ये चालू किया ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, पिंक उत्तरी अमेरिका, लुई अगासिज यूरोप, पिंक और ब्रुकनर यूरोप, पिंक ब्रुकनर उत्तरी अमेरिका। यानी ये उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में या यूरोप के संबंध में पिंक बुकनर और पिंक ब्रुकनर लुई अगासिज ये आपका यूरोप, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिंक और ब्रुकनर यूरोप के संबंध में उन्होंने जो आपका ग्लेशियर के टाइम यहाँ पे बताए थे इन्होंने। तो ये क्रमिक टाइम देख लीजिए इसका, पहले आएगा गुंज, फिर मिंडल, फिर रिस, फिर उर्म, ठीक। ये 4 क्रमिक हिमचादर हैं। आपके यूजीसी में ये प्रश्न पूछा भी गया है क्रम में, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिंक और ब्रुकनर। किसके संदर्भ में बोला था इन्होंने, यूरोप के संदर्भ में। और उत्तरी अमेरिका में आपका हमने ये आपको कराया भी है, ठीक। उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में क्या इन्होंने बोला था, तो उत्तरी अमेरिका में आपका नेब्रास्का था, ठीक। वहाँ पे भी आपके उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में भी 2 टाइप की, एक आपका इसका उप भी था। उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में नेब्रास्का था, कंसान था, इलिनॉय था, विस्कॉन्सिन था, ठीक। 4 अंतर हिमकालों की बात की गई थी। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं पेमेंट करके। अब यहाँ पे देखिए कोपेन ने विश्व के जो जलवायु वर्गीकरण को इन्होंने केंडाल की 5 वनस्पतियों के मंडलों के आधार पर किया था जलवायु का वर्गीकरण। इसमें BSH का जो वर्णन करता है कौन सा है, स्टेपी है, सहारा तुल्य है, सवाना तुल्य है, कोई नहीं है। तो BSH का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये आपको इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, स्टेपी तुल्य। कौन सी जलवायु हो जाएगी, BSH स्टेपी तुल्य। लेकिन स्टेपी में कौन सा स्टेपी, उष्णकटिबंधीय स्टेपी तुल्य। यदि यहाँ पे BSH की जगह
BSK रहता तो ये भी आपका स्टेपी ही है, लेकिन वो मध्य अक्षांश स्टेपी था, जबकि जो BSH है ये आपका उष्णकटिबंधीय है। ठीक, फिलहाल जो यहाँ पे दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जलवायु है स्टेपी प्रकार की ही जलवायु पाई जाती है। ठीक, और जो समाना तुल्य जलवायु है, सहारा तुल्य जो जलवायु है, तो सहारा तुल्य में आपका होता है BWH। क्या होता है? BWH। समाना में आपका होता है AW। ये कोपेन का वर्गीकरण है और उन्होंने 5 जो अल्फ़ाबेट के वर्ड लिए ABCD और E लिया था। अगला देखिए, केंद्रीय स्थान पर सबसे पहले विचार किसने दिया? वान थ्यूनेन, जेफरसन, क्रिस्टॉलर, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका केंद्रीय स्थान है, सेंट्रल प्लेस है, उस पर सबसे पहला जो विचार दिया था वान थ्यूनेन महोदय ने दिया था। लेकिन जो केंद्रीय स्थान शब्द था प्रॉपर, इसको दिया है जेफरसन ने, और केंद्रीय स्थल जो सिद्धांत था उसको दिया है क्रिस्टॉलर ने। क्लियर हुआ? आगे देखिए, सेकंड यानी द्वितीय श्रेणी की भूआकृतियों के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं होता है? तो द्वितीय श्रेणी में आपका पर्वत, पठार, महासागर, ठीक, कौन सा शामिल किया जाएगा? तो इसमें आपका पर्वत और पठार दोनों शामिल होते हैं, A और B दोनों होते हैं। महासागर जो है ये आपका महासागर आपका प्रथम श्रेणी की भूआकृतियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तृतीय में जो आपका आता है वो नदी घाटियाँ वगैरह इसमें आ जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, निमज्जन यानी सबमर्जेंस क्या होता है? जब कोई समुद्र तटीय भाग सागर तल से नीचे चला जाए, या जब कोई समुद्र तटीय भाग सागर तल के ऊपर आ जाए, या A-B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो निमज्जन यानी सबमर्जेंस है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब कोई समुद्र तटीय भाग सागर तल से नीचे चला जाता है। ठीक, यानी सबमर्जेंस हो जाता है, निमज्जन उसका हो जाता है। इसी से एक और कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, उन्मज्जन। उन्मज्जन, ठीक, उन्मज्जन को बोलते हैं इमरजेंस, यानी कि जब सागर तल यानी समुद्री तट का भाग सागर तल के ऊपर आ जाए तब उसे बोलते हैं उन्मज्जन। समझ में आई बात? तो यहाँ पे सबमर्जेंस का मतलब होगा सागर तल के नीचे चला जाए जब उसका भाग। अगला है, भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित होती है, भूकंपीय अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, या A और B दोनों, या कोई नहीं। भूकंपीय छाया क्षेत्र जो होता है, आप देखते हैं ये हमने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ हम देखेंगे जो एस वेव है, एस वेव के पास यहाँ पे आपका ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, ये आपका भूकंपीय क्षेत्र होता है। 105 से लेके 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे तरंगे भी अभिलेखित होती हैं, तो यानी A और B दोनों इसमें राइट हो जाएंगे। अगला है, जब लावा का जमाव धरातल के नीचे दरारों में धरातल के समकोण पर होता है तब यह दीवार की भांति बनता है, और उसको क्या कहा जाता है? वो जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है? सिल, डाइक, लैकोलिथ, या कोई नहीं। अब देखिए, सिल क्या होता है? धरातल की दिशा यानी समांतर ही बनता है। डाइक क्या होता है आपका? इसका अपोजिट बनता है, इस तरह से, यानी समकोण भी बनता है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डाइक। अगला है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। देवमंद, फिलीपीन, माउंट मेयान, ईरान, क्राकाटाओ, अंटार्कटिका, माउंट इरेबस, इंडोनेशिया। और इसमें आपको मिलान करके इसका सही आंसर यहाँ पे लगाना है। देवमंद कहाँ पे है? देवमंद और को सुल्तान ज्वालामुखी जो पर्वत है आपके ईरान में है। माउंट मेयान आपका फिलीपींस का है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया का है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में जो राज सागर है वहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो A का क्या हो गया? 2 हो गया, B का हो गया 1 हो गया, C का आपका 4 हो गया, D का आपका 3 हो गया, यानी 2 1 4 3। ठीक, अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पेनीप्लेन डेविस, पेडीप्लेन किंग, पैनप्लेन क्रिक में, समाना अपर्दन चक्र। ठीक, तो इसमें कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो जो पेनीप्लेन किसने दिया था?
डेविस का है, पैन प्लेन क्रिकमे का है, पेडी प्लेन एलसी किंग का है, और समाना अपर्दन चक्र किसका है? समाना अपर्दन चक्र ये आपका पफॉर्ड थॉमस का है, जो 1966 में दिया था इन्होंने। यहाँ पे डेविस दिया, डेविस का भौगोलिक चक्र है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, डी वाला सुमेलित नहीं है। अगला है लिट्रोसॉरस के जीवाश्म कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका सभी। जो लिट्रोसॉरस है ये आपका देखिए महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित ही आ गया। तो ये जो पाया जाएगा कहाँ पे पाया जाता है लिट्रोसॉरस का जीवाश्म? अफ्रीका में भी है, दक्षिण अमेरिका और भारत में भी है। पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होता रहता है। कथन दिया गया है ये कि पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होता ही रहता है प्रायः, मतलब कि एक नॉर्मल सी सामान्य बात ये बोल रहा है। और कारण दे रहा है कि कभी कभी नदियों की धाराएं अवरुद्ध हो जाती हैं इसकी वजह से। तो भूस्खलन हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे देखिए पहला दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है। अब देखिए ए की सही व्याख्या क्या आर है, कभी कभी नदियों की धाराएं अवरुद्ध हो जाती हैं, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होता रहता है। क्या ये व्याख्या सही है? नहीं है। ये तो इसका एक परिणाम हो गया कि ठीक है कहीं भूस्खलन हो गया, नदियाँ वहाँ से बह रही हैं तो थोड़ी देर के लिए उनके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो हमेशा के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये आपका सही है। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों तो बात सही है कि कभी कभी भूस्खलन से क्या होता है नदी की धाराएं अवरुद्ध हो जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन प्रायः देखने को मिलता ही है। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड जो होता है ये आपका पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की ही वजह से देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए कि उष्ण वाताग्र के बारे में कौन सा सत्य है? उष्ण वायु राशि जब किसी भी ठंडी वायु राशि के, यानी कि उष्ण वाताग्र तब बनता है जब उष्ण वायु राशि जब किसी ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है? उष्ण वाताग्र होता है। सही है। उष्ण वाताग्र जो है यानी कि जो आपका उष्ण वाताग्र है सदैव, एक सदैव काट लीजिए, सदैव दाईं ओर से बाईं ओर बढ़ता जाता है। यानी जो उष्ण वाताग्र है क्या होता है? सदैव दाईं ओर से बाईं ओर को बढ़ता जाता है। मध्य अक्षांशों पर जो ढाल है इसका 1:100 से 1:400 तक पाया जाता है। ये भी बात सत्य है कि मध्य अक्षांशों पर जो ढाल पाया जाएगा 1:100 से 1:400 तक पाया जाता है। ठीक, तो इसमें जो आपका है ये सभी सही हैं उष्ण वाताग्र के बारे में। अगला है यहाँ पे आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में कौन सा सत्य है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात लगभग 65% जो चक्रवात होते हैं ये 10 to 20 डिग्री मध्य अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये केवल समुद्रों में ही उत्पन्न होते हैं, इसमें वाताग्र प्रायः अनुपस्थित ही होता है। तो इसमें कह रहा कौन सा सत्य है? तो देखिए यहाँ पे ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और इसलिए सभी यहाँ पे सही होंगे। फुजीटा जो स्केल होता है किसकी वेग और क्षतिग्रस्तता को मापता है? हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून या कोई नहीं। जो फुजीटा स्केल होता है इसको मापक का नाम होता है, किसके द्वारा इसकी, यानी कि फुजीटा मापक से क्या किया जाता है? तो ये टॉर्नेडो की वेग और उसके द्वारा जो क्षतिग्रस्त होता है एरिया या कितनी क्षतिग्रस्तता हुई है इसकी पता लगाने के लिए फुजीटा स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक, हरिकेन को मापने का आपका जो है स्केल है उसका नाम है सिम्पसन स्केल है। अगला है ग्लोब। ग्लोब सामान्यतः कहाँ की घटना है? हिमालयी क्षेत्र की, मरुस्थलीय क्षेत्र की, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, नदी के मैदानी भाग की। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि हिमालय क्षेत्र की या मरुस्थलीय। ग्लोब यानी कि हिम झील, इसे क्या बोलते हैं? ग्लोब का फुल फॉर्म हिम झील प्रस्फुटन, हिम झील प्रस्फुटन। ठीक, यानी ग्लेशियर लेक से रिलेटेड है ये। तो ग्लेशियर लेक आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा? हिमालय क्षेत्र की घाटियों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है कि थॉर्नथेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण जो उन्होंने 1931 में दिया उसका संशोधन कब किया? 1947, 1948, 1938, 1939। अब देखिए जो इन्होंने 1931 के बाद 1933 में भी इसमें थोड़ा सा परिमार्जन किया था,
मानचित्र वगैरह बनाया था इसके लिए, ठीक। लेकिन जो संशोधित किया था पूर्ण रूप से 1948 में ही किया था थानथवेट ने। क्लियर हुआ। देखिए अभी इधर काफ़ी प्रश्न है, लगभग 25 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तो बस इसमें हम लोग इतना ही देखते हैं। उसके बाद प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज जो है 8 बजे प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वहाँ पे आप देखिएगा। प्रश्नों की प्रकृति समझाने के लिए हम यहाँ पे आपको, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि सर किस तरह के प्रश्न आप कराएंगे उसमें। यहाँ पे देखिए हर्षमैन ने असंतुलित विकास की कमियों को दूर करने के लिए, हर्षमैन देखिए ये आपका कौन सी से आ गया, रीजनल डेवलपमेंट की जो थ्योरी वहाँ से आ गया, ठीक। डायनेमिक रिजुवनेशन आपका ओशिनोग्राफी से हो गया। यहाँ पे देखिए आपका प्रैक्टिकल हम करा दे रहे हैं, यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये अलग से हमने प्रश्न बनाया कि बीटा सूचकांक आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो बीटा सूचकांक बराबर होता है, बीटा बराबर होता है E/V। ई क्या हो गया यहाँ पे आपका, ये आपका शीर्ष जो है अक्ष बटे वर्टेक्स नोड्स, ठीक, एजेस बटे नोड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको काउंटिंग फिगर करनी है। तो इसमें देखिए कितने एजेज हैं, तो एजेज कितने हो गए, 1 2, यहाँ पे आपका 3, ये 4, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक इधर आया ये आपका 9 हो गया, एक इधर आया ये 10 हो गया, ठीक। एक ये आया यहाँ पे मिला ये 11 हो गया, ये वाला यहाँ पे मिल गया है ये 12 हो गया। तो टोटल जो आपके E हो गए 12, और यहीं से आपको वर्टेक्स देखना है। तो वर्टेक्स आपका एक ये है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो वर्टेक्स भी कितने हैं, 6 हैं, ठीक। अब बीटा सूचकांक का फार्मूला हमने बताया, बीटा इक्वल टू क्या, E/V। ई क्या है, 12 है, 12/6, यानी बीटा सूचकांक बराबर 2। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको ये जो आप देख रहे हैं वक्र की तरह यहाँ मिला दिया गया, इसको भी गिन लिया गया। आपको यहाँ ये नहीं देखना है कि वक्र में मिला है, कर्व से मिला है, या फिर आपका सीधी रेखा में पॉइंट में है, जिसमें भी इससे आपसे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन वो 2 पॉइंट्स के बीच होना चाहिए, ये आपके लिए मैटर करता है। यहाँ पर देखिए ये भी आपका 2 पॉइंट के बीच है, ये भी आपका 2 पॉइंट के बीच है, तो यही महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे नेशनल रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट है, ये 1-2 बार पूछा गया परीक्षाओं में, आपके नेट की परीक्षा में ही पूछा गया है ये, कि NRSA यानी राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी कहाँ पे, ये क्या करती है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका देहरादून में है, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया। इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे, और इसका PDF यदि आप लोगों को चाहिएगा तो PDF भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके PDF डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए थ्योरी को भी हमने इंक्लूड कर रखा है, अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी ये इंक्लूड कर रखा है, ठीक। इससे आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है ये आपको जो नई पहल चालू की गई है पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने मित्रों को रिकमेंड करना मत भूलिएगा।